बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मासूमाना राय हो गया, मासूमाना तबसर आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ एक और नई वीडियो के अंदर। अब वीडियो का कोई एक टॉपिक नहीं है, ये ऐसे रैंडम बात करूँगा मैं। इसके अंदर कुछ कुछ मेरे पहले की क्लिपें भी पूरी पूरी लगा दूँगा जो मेरे पहले की वीडियो है। तो उम्मीद है आप सब लोग को बहुत मज़ा आएगा और इंशाअल्लाह होप फॉर गुड टाइम। सबसे पहले बात करते हैं कराची की। तो कुछ टॉपिक कुछ इतना खास नहीं, सिर्फ इतनी सी बात है कि यार पीटीआई और कराची के पहले बात करते, फिर बाद में हम लोग पीपल्स पार्टी और कराची की बात करेंगे। तो अगर हम देखने जाए तो नेशनल असेंबली के अंदर पीटीआई के पास है कुल 157 सीट, सही ना? 157 है आज़ाद उम्मीदवार के साथ, सही है। और उसमें से तकरीबन उन्होंने 30 से 35%, सॉरी 30 से 35 सीट्स उन्होंने, बल्कि इनफैक्ट मोर देन 35 सीट्स उन्होंने कराची से हासिल की है, सही है। और इसके अलावा अगर हम देखने जाए तो उन्होंने इतनी सीटें जब कराची से हासिल की है, खान साहब जो है वो ख़ुद कराची से जीते हैं। NA 153 मेरे ख्याल से, नहीं NA 247 के 248, जो भी मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ वो चीज़। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखने जाए तो कराची में उन्होंने क्या काम कराया है। अगर आप बार दफ़ा देखने जाए कि ये जो हाफिज़ नईमुर रहमान है, MMA मुत्तहिदा मजलिस अमल के जो है वो कारकुन है और बहुत, और इनफैक्ट जमात इस्लामी जो है उसके कराची लेवल के वो चेयरमैन हैं। तो वो हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हमेशा एक चीज़ पे बहुत क्रिटिसाइज़ करती है कराची के अंदर कि सिंध हुकूमत 15 साल तो चलो हम भी मानते हैं सिंध हुकूमत ने गलत किया यार, किया उन्होंने गलत। आपने कराची में आके क्या किया? लोगों की दुकानें तोड़ाई, टैक्स बढ़ा दिया, महंगाई कर दी, सब चीज़ तो आपने की। फिर खान साहब जो है वो कंटेनर पे खड़े होके, भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये वही कहते थे कि अगर देखो बिजली नहीं आ रही है तो ऊपर जो बैठा है ना वो चोर है, और उन्होंने ऐसे बिल लाइटर से जलाया। तो अगर आप अभी देखने जाओ तो सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग उनके दौर में हो रही है। तो हम क्या समझे भाई, खान साहब खुद चोर है क्या? इसके अलावा उन्होंने बोले भाई अगर कोई टैक्स नहीं भरे, टैक्सेशन कम हो, तो समझो कि ऊपर जो बैठा वो चोर है। इस दफ़ा टैक्स रेवेन्यू जो होता है वो 6.8 से 6.5 पे आ गया। तो क्या समझे हम, खान साहब चोर है? भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये खान साहब ही कहते थे। वो खान साहब करके थे, ओ मेरे पाकिस्तानियों आपने घबराना नहीं है। तो भाई सब घबराते नहीं, नहीं सब घबरा गए। वो बिलावल की एक्टिंग करते हुए कहते वो बिलावल जरदारी ऐसी एक थ्योरी लेके आया है जिससे आइंस्टाइन की रूह तरफ गई, वो कब्र से निकल गया ने वो कहते हैं कि खान साहब के स्टाइल, वो खान साहब कहते हैं कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, ये नहीं जिस पे आइंस्टाइन की रूह तरफ गई ना, वो ये बात है कि जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो खान साहब उनकी नकल उतारते हुए ये कहते थे, सही है ना। और उन्होंने किया कुछ भी नहीं। और एक जाहिर सी बात है, एक बहुत ही मशहूर व मारूफ एंकर सहाफ़ी वसीम बदामी साहब उस पर कहते हैं कि भाई वो क्या कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं अपना गिनाने के लिए, तो वो क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं सब पे। वो भी सही बात है कि उनके पास खुद की कोई चीज़ नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है दूसरों को ही बस वो पॉइंट बनाते कि भाई मुझे बोलना है असेंबली में जाके कि ये चोर है, वो बोलेगा तू चोर है। चोर चोर की गेम खेलते हैं भाई, तू चोर तू चोर तू चोर तू चोर तू चोर तू चोर, ये गेम चलती पूरी असेंबली के अंदर। तो खान साहब भी यही कर रहे हैं। और फिर खान साहब की जो बातें थी जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, जब वो कंटेनर पे थे, जब वो धरना दे रहे थे कि भाई मैं आऊँगा तो ये करूँगा, मैं आऊँगा तो ये करूँगा, डॉलर के रेट कम गिरेंगे, आई मीन सॉरी कम हो जाएंगे। कौन से कम हुए डॉलर के रेट? उन्होंने बोला, खुद नहीं उन्होंने बोला है कि बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। कहाँ है भाई?
लोड शेडिंग बढ़ गई है। उन्होंने बोला कि डैम बनाऊंगा, कुछ अता पता नहीं है डैम का बिल्कुल भी है, किसी को नहीं पता है। वो बोलेंगे कि हमारा जो साबिक के चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उन्होंने कहा। तो भाई आप लोगों को क्या समझते हो भाई? आपने चलो बोला नवाज शरीफ चोर है, लोगों ने मारा हुआ चोर है, आपने बोला उनको मैंने सलाखों के पीछे डाला, उनको सजा दी, चलो माना। लेकिन एक आम आदमी, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ एक खाना चाहिए, उसको रोटी चाहिए, उसको मकान चाहिए, सही ना? उसको सिर्फ ये 3 चीज़ चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, सही है। आपने क्या उनको ये चीज़ें दी है? आप ये देखिए, आपने बोला नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, फलां चोर, फलां चोर, फलां चोर, भाई सब चोर मान गए, आप सच्चे और नेक इंसान, हम इस पर आपको मना नहीं करे बिल्कुल भी, सही ना? लेकिन आप मुझे ये बताए आपने उस पर क्या किया? चलो, एक आम इंसान जो है, उनको इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ रात को रोटी चाहिए, रात को खाना चाहिए। उनको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि भाई इमरान खान चोर है, सच्ची है, डाकू है, लुटेरा है, क्या है, उनको उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। उनको सिर्फ एक खाना चाहिए। सब ने आपको वोट दिए, बड़ी आस से वोट दिए। उनको था कि भाई ये जो बंदा है ये कुछ करेगा, कुछ अच्छा करेगा, पाकिस्तान को नीचे से बहुत ऊपर लाएगा, बहुत ऊपर लाएगा। लेकिन लोगों को क्या पता था कि भाई ये हाल होंगे। वसीम मदामी साहब से एक दफ़ा एक सवाल किया गया कि ये गवर्नमेंट की कारकर्दगी जो है वो सही है गलत है, तो उन्होंने बहुत एक अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यार एक चीज़ एक साल 50 रुपये की होती है, इससे ना नॉर्मल उसकी बेस पर होती है, अगले साल मैं उसे 150 की कर देता हूँ, मतलब 200% उसको मैंने महंगा कर दिया, और दूसरे साल या तीसरे साल मैं उसको 150 से सिर्फ 180 करता हूँ। तो फिर मैं लोगों के आगे कहूँगा कि भाई देखो पहले साल तो मैंने 200% बढ़ाई, 200% महंगाई की, दूसरे साल या तीसरे साल मैंने महंगाई थोड़ी कम कर दी। ओ भाई आप ये देखिए ना, आपने पहले साल ही इतनी महंगाई कर दी कि दूसरे साल आपको अपने आप कम करना पड़ेगा ही। अगर आप नहीं करोगे तो आप नहीं कर सकोगे, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि फिर आप नहीं कर सकोगे ये चीज़। भाई आपको पता है अगर आपने पहले साल 200% महंगाई की है तो आपको दूसरे साल या तीसरे साल महंगाई का रेशियो बहुत कम लाना पड़ेगा। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि मैंने महंगाई कम की? और मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि नून लीग गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि पीपल्स पार्टी भी गलत है। देखो, सिर्फ कहने का मकसद इतना है कि जब आप उस ओहदे पे नहीं बैठे होते ना, तो कहना बड़ा ही आसान काम है, बहुत आसान है कि मैं ये करूँगा, फलान करूँगा, ये करूँगा। खान साहब ने बोला था कि मैं आऊँगा तो मैं बाहर ट्रैवल नहीं करूँगा, ट्रैवल बिल्कुल नहीं करूँगा। वो आते ही उम्रे पे गए, उसके बाद वो चाइना गए, फिर कतर गए, फलान जगह घूमने गए, जिसके लिए भी गए वो गए तो सही। उन्होंने बोला था मैं बाहर नहीं जाऊँगा, लेकिन वो गए। तो अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? मतलब बोला तो उन्हीं ने था ना कि भाई मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने बोला था कि भाई क्या बोला था, उन्होंने बहुत एक अच्छी चीज़ बोली थी। उन्होंने बोला था कि पीपल्स पार्टी पेस्ट्री चोर, नून लीग बेकरी चोर। ये उन्हीं ने बोला है भाई, उनकी खुद की ज़बान से, कि पीपल्स पार्टी पेस्ट्री चोर और नून लीग बेकरी चोर। तो फिर आपने क्या किया जनाब? आपने तो पूरा खोखला कर दिया सिस्टम को ही। आपने क्या किया आके? देखो ना, आपने कोई ग्रीन लाइन बनाई है, ना आपने कोई मेट्रो बनाया है। देखो नवाज शरीफ के दौर के अंदर पीली टैक्सी जो थी ना, पीली टैक्सी वो निकली थी। कोई चीज़ तो बनाई है ना। पूरा पंजाब, पूरा लाहौर, पूरा इस्लामाबाद, पूरा पिंडी इतना डेवलप है, किसने किया है? नून लीग ने। फिर कराची के अंदर जो इतने अच्छे अच्छे काम हुए, चलो मैं मानता हूँ कि सिंध हुकूमत में कोताही है, किस में नहीं होती है, हर किसी में कोताही होती है, लेकिन काम तो कराची में भी जनाब हुए हैं ना, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो काम हुए ये फेडरल ने नहीं कराए बिल्कुल भी, ये सारी सिंध हुकूमत ने कराई है, ये पीपल्स पार्टी ने कराया है, ये नवाज शरीफ के दौर के अंदर, मतलब कि नून लीग के दौर के अंदर हुए हैं।
सही है। उसके अंदर आपने क्या किया, आप मुझे ये बता दें खाली। आपने तो उसमें कुछ भी नहीं किया है, आपने तो सिर्फ बातें की है। आपने क्या है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, बस बात ख़त्म यहाँ पे उनकी। तो उन्होंने सिर्फ हवाई बातें की, उनके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है खान साहब ने। हाँ साहब, फिर ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई और नहीं कह रहा, ये आप ही कह रहे थे कि भाई डैम बनाएंगे हम लोग, डैम के पैसे लोगों से अपने लिए। डैम बना? नहीं बना डैम। डैम के पैसे कहाँ गए, किसी को नहीं पता। फिर अब इसका कौन जिम्मेदार? ये झूठे वादे किसने किए? मैंने किए? आपने किए? ये किसी और ने कहे? देखो, आपने बोला नवाज शरीफ चोर है। देखो, अगर आप उसको नहीं भी निकालते ना गवर्नमेंट से, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। और पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उसके अंदर, जो पूरा पाकिस्तान का जो पूरा आइडियोलॉजी है, और इसके अलावा जो अपनी पूरी की पूरी पाकिस्तान की लॉज है, उसके अंदर एक बंदा प्राइम मिनिस्टर सिर्फ़ और सिर्फ 3 बार बन सकता है, और वो नवाज शरीफ साहिब बन गए खान साहब। चलो ये एक टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब कोई दूसरा टॉपिक लाते हैं भाई। बहुत बोर हो रहा हूँ मैं, और बहुत टाइम से मैंने आखिरी वीडियो 1 महीने पहले डाली थी, और उसके बाद तो फिर मैंने डाली नहीं। जब मैंने सोचा आज एक डालूँगा बड़ी वीडियो, कि डालूँगा आज ही, तो मैंने सोचा चलो कुछ रैंडम बात ही आपसे करते। कोई टॉपिक नहीं है, मेरे हाथ में मेरा लैपटॉप भी यहीं पे सर्च कर रहा हूँ, यहीं पे आपको ऐसे बोल रहा हूँ मैं, सही ना। तो अब एक नया टॉपिक पे बात करते हैं। तो दूसरा टॉपिक मेरे दिमाग में आ रहा है कि इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो इदारे है, फलाही इदारा है, वो करते हैं इज्तिमाई कुर्बानी। और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट जो थे इज्तिमाई कुर्बानी, वो रही होगी, मतलब कि बहुत इदारे ने किए मेरे हिसाब से। जिस पे मेरा ज़ाती मानना है, मेरा एक खुद का एक राय है, मेरा एक तबसरा है कि जमात इस्लामी बोल दो आप, या अल खिदमत फाउंडेशन, उन लोगों की बड़ी अच्छी इज्तिमाई कुर्बानी रही है। उन्होंने खाल भी जमा की, और खाल भी बड़ी तादाद में जमा की, और पूरी खाल का जो इस्तेमाल होता है बड़ी अच्छी तरीके से होता है। और जिन लोगों ने उनको खालें दी है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और उनको नहीं, किसी को भी दिए भाई, किसी इदारे को भी दिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिए, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई उन्होंने दी तो सही, कम से कम कोई अच्छे ही काम में इस्तेमाल होगी, किसी का भला हो जाएगा, तो उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया। जिन सब ने दी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इज्तिमाई कुर्बानी इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुई इनकी, अल खिदमत फाउंडेशन की। और इज्तिमाई कुर्बानी के जो इनके हेड थे वो है UC-12 DMS ईस्ट के चेयरमैन जनाब जुनैद मकाती साहब। तो आपको मैं इसमें उनकी पूरी एक क्लिप भी डालूँगा जुनैद मकाती साहब की, कि उनका इस पे क्या कहना है, वो इस पे क्या कहते हैं। और उनका पहला दिन जो इख्तिताम पजीर हुआ बहुत अच्छा हुआ, उनके 3 दिन बहुत अच्छे इख्तिताम पजीर हुए। नो डाउट लोगों ने बड़ा ही सहारा, लोगों ने बड़ा ही अच्छा बोला, बहुत दुआएं दी। और यकीन मानो बड़ा मुश्किल काम है ये चीज़, कि आपके घर के अंदर कोई फंक्शन हो रहा हो और आप इज्तिमाई कुर्बानी के अंदर जाएं। आपके घर में कुर्बानी हो रही हो और आप वहाँ पे जाए, ये बड़ी ही, इसमें बड़ा दिल चाहिए। इसमें कुर्बानी का असल मकसद आता है इस चीज़ के अंदर, इज्तिमाई कुर्बानी के अंदर। कुर्बानी का मतलब सेक्रीफाइस, और लोगों ने सेक्रीफाइस दी है। यकीन मानो UC-12 के अंदर जो आदमजी नगर टीपू सुल्तान रोड पे जो हुई है, उसके अंदर रियाज भाई, बशीर भाई, फारूक भाई, रिजवान भाई और जुनैद मुकाती साहब खुद आते थे, बल्कि वहीं पे होते थे। पूरी अपनी निगरानी के अंदर सारी चीज़ें थी। इतने ज़्यादा तादाद के अंदर जानवर थे, इतने ज़्यादा तादाद के अंदर कसाई थे,
उन सब का खाना, उन सब का पीना, पूरा गोश्त ख़राब नहीं हो जाए उसके लिए उसको कूल करना, इतनी अच्छी मैनेजमेंट की। ये मैं अल खिदमत की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी वहाँ पे था और मैंने खुद ने देखा भी है। मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने देखा नहीं, लेकिन हाँ मैंने जेडीसी का सुना। जेडीसी तो बड़ा, वो भी बड़ा अच्छा किया। और नो डाउट भाई जेडीसी के अंदर जो ज़फ़र अब्बास साहब है, उनको मेरा हेड्स ऑफ है। वो बहुत मेहनत करते हैं, उनको बहुत दुआ लगती है लोगों की। यकीन मानो वो जो काम करते हैं वो भी कोई इतना आसान काम नहीं। उन्होंने खुद ने इतनी दफ़ा इंटरव्यूज़ में कहा कि मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ तो मुझे कॉल आती है, तकरीबन 2-3 कॉल तो आराम से आ जाती है कि आज घर से बाहर नहीं निकले तो ठोक जाएंगे। वो कहता है नहीं मैं तो निकलूँगा। अगर उसने बोला अगर मैं भी नहीं निकलूँ, अगर मैं भी यूँ ही करने लग जाऊँ जो सियासी हमारे इतने अच्छे रहनुमा करते हैं, तो फिर मैं कुछ क्या फ़ायदा हुआ भाई मेरा। तो नो डाउट ज़फ़र अब्बास साहब को भी दिल की गहराइयों से बहुत ही उनके लिए इज़्ज़त है, बहुत इज़्ज़त है उनके लिए। जेडीजी फाउंडेशन भी बहुत अच्छा काम करती है, वैसी अल खिदमत फाउंडेशन है, उन्होंने इस दफ़ा बहुत अच्छा किया। मैं खुद वहाँ पे था, मुझे खुद को बड़ा मज़ा आया है। और जुनैद मुकादी साहब जो है वो बहुत ही एक काइंड चेयरमैन है और उनके एरिया के अंदर वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, वो भी एक आखिरकार है इंसान ही। कुछ हर किसी में कुछ कोताही होती है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वो उस कोताही को भर ले, उसको रिपेयर कर ले। अब यहाँ पे आदमजी नगर ब्लॉक बी के अंदर नीचे खड्डा हो गया था। खड्डा जैसे हॉलो हो जाती है ना ज़मीन, कैविटी होती है ना, कैविटी वो हो गई थी ज़मीन। जब बारिश का पानी जा रहा था तो इतनी स्पीड से गया कि सारी मट्टी पाइप सब ले गया और ज़मीन खोखली हो गई। तो ज़मीन ऐसे बैठ गई। जब तकरीबन आज से 1 हफ़्ते पहले जो बारिश आई थी उसके अंदर, संडे को मेरे ख्याल से बारिश आई थी वो वाली के, उससे पहले वाली के अंदर ये हुआ। तो उन्होंने बोला भाई वाटर बोर्ड के अंदर कंप्लेन वगैरह की और उनके सिविल इंजीनियर को बोला। तो सिविल इंजीनियर की टीम ने उनको ये बोला कि भाई सिविल इंजीनियर साहब आ गए, उन्होंने देख लिया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी और वो कह रहे कि वो कर देंगे कभी, मतलब ऐसे टोपिया जो होती है अच्छी खासी, तो वो कर दी। जुनैद भाई ने खुद ने उस सिविल इंजीनियर को कॉल की और सिविल इंजीनियर ने बोला कि मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है जनाब, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता है, मैं अब आऊँगा और मुझे आपने बोला तो मुझे पता चला है। तो ऐसे तो हालात हैं यहाँ के। मैं कहता हूँ कि अगर आप हमको जुनैद मुकाती जैसे लोग नहीं ला के दे सकते ना, जुनैद मुकाती हो गया, हाफिज़ नईमुर रहमान हो गया, रिजवान भाई हो गए, बशीर भाई हो गए, फ़ारूक भाई हो गए, बहुत हो गए, रियाज भाई हो गए, अगर आप हमको ऐसे लोग ला के नहीं दे सकते हैं तो आप हमको अल्लाह के वास्ते इतने करप्ट लोग भी ला के नहीं दे यार। सबको पता है हाफिज़ नईमुर रहमान कितना अच्छा बंदा है और नो डाउट मैं कहता हूँ वो कोई ख़राब बंदा नहीं है यार। वो सिर्फ सच बोलता है, उसका बस एक मसला ही आ जाता है कि वो सच बहुत बोलता है। अब वो क्या कह सकता है, और वो जाहिर सी बात है वो कुछ गलत भी नहीं कहता उसके अंदर, क्या आप उसको कह सको कि भाई ये चीज़ वो गलत कहता है, ये वो सही कहता है। तो उन्होंने खुद ने उस जुनैद भाई ने खुद ने सिविल इंजीनियर को कॉल की और उसको बोला, फिर वो आया, फिर उसने देखा। अगले दिन से काम शुरू हुआ और फिर अचानक से तकरीबन उसके काम शुरू होने के 1 दिन बाद फिर से बारिश आ गई। तो थोड़ी जगह जो थी वो तो पूरी की वो तो खाली थी, उसके अलावा वो होल और बड़ा हो गया क्योंकि और मिट्टी लेके चली गई। अब हमने सोचा कि यार ये तो वो काम बहुत ही कुछ ख़राब हो गया, अब तो ये पूरा हाथ से निकल गया काम, अब कैसे होगा। जुनैद भाई ने बोला कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह है, बस कुछ बेहतर ही होगा इसमें, क्योंकि जो होता है हमारे बेहतरी के लिए होता है। तो उन्होंने खुद की ज़ाती जेब में से पैसे निकाले और पूरा वो बनाया। उसके बाद मोहम्मद अली के अंदर गटर की लाइन पूरी मेरे ख्याल से ख़राब हो गई थी। तो इन लोग ने बोला हम ऐसे ही ऊपर ऊपर से लापी भर देंगे, ऐसे ही मैनुअल बंद कर देंगे। जुनैद भाई ने बोला नहीं, ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे ये वो चीज़ है जो टेम्प्रेरी इलाज है, इसका परमानेंट इलाज ये नहीं है। उन्होंने बोला नहीं मैं कंप्लेन करूँगा। उन्होंने कंप्लेन की और कंप्लेन का जवाब आया, उन्होंने मीडिया को बुलाया। जब मीडिया का पावर लगा, यकीन मानो अगले दिन से वो मोहम्मद अली में वो जगह बनने लग गई। अगले दिन से वो जगह का काम शुरू हो गया और 2 दिन के अंदर काम ख़त्म हो गया।
मीडिया की पावर है। लोग कहते हैं मीडिया गलत चीज़ें फैलाते, नहीं भाई, हमेशा वो गलत नहीं फैलाता। वो कुछ लोग हैं जो गलत फैलाते हैं, वो कुछ लोग हैं जो मीडिया को बदनाम करते हैं। अब कुछ लोग की वजह से हर किसी को हम थोड़ी कह सकते हैं। अब खुद सोचो ना, 2-3 लोग की वजह से हम पूरे सिस्टम को थोड़ी करप्ट कह सकते हैं। भाई पुलिस के अंदर अगर 2-3 लोग रिश्वत ले रहे हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी कि सारे पुलिस ऑफिसर करप्ट है। भाई अगर एग्जाम्पल है, अगर सियासत जैसे नेशनल असेंबली है, इसके अंदर अगर एक बंदा चोर है या एक पॉलिटिशियन झूठ बोलते हैं या 2 झूठ बोलते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर के हर पॉलिटिशियन झूठ बोलते हो। इसका मतलब ये थोड़ी कि हर के हर झूठे हो। नहीं, देखो, जहाँ पे कि कोई चीज़ का फ़ायदा होता है तो वहाँ पे कोई चीज़ का नुकसान भी होता है, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है। अगर एक जगह अगर पुलिस में एक बंदा करप्ट है तो एक बंदा बहुत ईमानदार भी है, वो आपका साथ भी देगा, आपकी मदद भी करेगा, सब चीज़ें करेगा। अब ज़रा इससे साइड हो गए, ज़रा कुछ दूसरी बात करते हैं। नया टॉपिक मेरे दिमाग में ज़रा क्रिकेट के रिलेटेड आ रहा है। तो आज से इंशाल्लाह शुरू हो रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच। अब मेरे हिसाब से जो मेरा एक जहन कह रहा है, जो मैं खैर इतना कोई क्रिकेट को माहिरीन में से तो नहीं हूँ, बिल्कुल भी कोई छोटा सा होऊंगा बस, तो मेरा जहन ये कह रहा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग कुछ बहुत ही तेज़ है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग है। लेकिन बैटिंग में मुझे ज़रा सा वो डाउट हो रहा है कि यार बैट्समैन अपने इतने शायद फॉर्म में नहीं है, कि हमने इतने अच्छे बैट्समैन लाए नहीं है, पता नहीं क्यों है। लेकिन नो डाउट अपनी बैटिंग साइड मुझे ज़रा थोड़ी कमज़ोर लग रही है, जो हमेशा अपनी बैटिंग साइड में होता ही है ही कि भाई पाकिस्तान के अंदर बॉलिंग का टैलेंट बहुत है, बैटिंग का टैलेंट कम है। लेकिन अगर ये लोग इसमें अगर ज़रा से लोग बराबर करें ना, जैसे करप्शन नहीं करे, सियासत नहीं करे, तो यकीन मानो हर सूबे में से एक पाकिस्तान की टीम निकलेगी। हर एक सूबे में इतना टैलेंट है, यकीन मानो कराची के अंदर इतना टैलेंट है कि बस नहीं, इंटीरियर सिंध में इतना टैलेंट है कि बस नहीं। लेकिन उसके लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको थोड़ी ख्वारी करनी पड़ेगी, आपको अपना खून पसीना एक करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग थोड़ी ये करेंगे भाई, ये तो मेहनत का काम है, इनको तो घर बैठे बैठे सारी चीज़ करनी है। लेकिन यकीन माने अगर ये लोग थोड़ी सी मेहनत करें ना, थोड़ी सी, पूरी पाकिस्तान की नई टीम निकल सकती है आराम से, अगर ये लोग चाहे तो। लेकिन ये लोग ऐसा क्यों चाहेंगे, आप खुद सोचें ना। इनको चाहिए भाई अपने ही बच्चे हो, अपने ही अंदर के बच्चे हो, टेंशन है ही नहीं, ऐसा नहीं करें आप लोग। आप लोग खुद सोचे कि आप मुल्क के लिए सोचें, लेकिन आप लोग मुल्क के लिए नहीं सोचते। ये तो मसला आता है ना यहाँ पे। तो टैलेंट बहुत है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखूँगा इंशाल्लाह। तो मेरा मानना ये है कि आज तो भाई अगर पाकिस्तान की बॉलिंग आ गई, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम खान, ऐसे नाम है ना कुछ, सोहेल खान, शादाब खान, यासिर शाह, मोहम्मद आमिर नहीं खेला क्योंकि उसने टेस्ट से रिटायर हो गया। लेकिन कोई मसला नहीं है, अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, और उम्मीद है कि सारे के सारे छा जाएंगे भाई। पाकिस्तान का नाम इंशाअल्लाह रोशन करके आएंगे ये लोग, इंशाअल्लाह। सबकी अपनी अपनी राय होती है, ऐसी ही मेरी भी कुछ राय है सिंध की हुकूमत के साथ, सिंध के हुक्मरानों के साथ। और इस चीज़ से मैं सिंध के जो हुकूमत है, सिंध के जो हुक्मराने हैं, उनसे मैं इख्तिलाफ करता हूँ। अभी जैसे सिंध जो है, सिंध का ये जो एक सूबा जो है सिंध का, इस सूबे के अंदर तकरीबन 48 ईयर्स के अरसे के अंदर 24 ईयर्स पूरे पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। और सिंध के अंदर तो वैसे भी पीपल्स पार्टी के अगर हम मुज़ाकरात देखे जाए, तो अगर हम पीपल्स पार्टी के हुक्मरान देखें तो सिंध में तो बहुत आते हैं, और कराची के अंदर भी। और कराची एक ऐसा शहर है पाकिस्तान का, शहर कायद भी सो कहते हैं,
कि जहां पे हर किस्म के पॉलिटिकल जितने भी सियासी हुक्मरान होते हैं वो सब कराची से शुरू करते हैं। जितनी भी सियासत होती है सब कराची से शुरू होती है। और अभी के जरा दिनों के अंदर बारिश बहुत हो रही है तो इतनी बारिश जो हो रही है इसके अंदर कराची के अंदर पीपल्स पार्टी है, मतलब कराची सिंध का हिस्सा, और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी। तो जो जो एक सीवेज जिसको कहते हैं ना वो बिल्कुल कराची में है ही नहीं। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है कराची के अंदर ही, सिंध के अंदर ही नहीं है, और स्पेशली कराची के अंदर नहीं है। कि सबको जैसे पता होता है कि सिंध एक नीचे का इलाका है पाकिस्तान का, और यहाँ पे बारिश बहुत कम आती है, बहुत कम सिंध के अंदर, और कराची में तो बहुत कम आती है। तो यहाँ पर इन लोग ने ड्रेनेज का कोई सिस्टम ही नहीं बनाया। देखो बारिश मुल्क के और दुनिया के बहुत कोने के अंदर होती है, मुल्क के भी बहुत कोने के अंदर बहुत बारिश होती है, लेकिन वहां पे शायद ड्रेनेज सिस्टम है। दूसरे मुल्कों के अंदर तो बहुत है, लेकिन सिंध के अंदर क्यों नहीं है, कराची के अंदर क्यों नहीं है? सब के सब, ये तो आप सबने जरूर सुना होगा, ये कराची सबका है पर कराची का कोई नहीं है। ये क्यों होता है? ये कराची के साथ ही क्यों होता है, ये किसी दूसरे के साथ क्यों नहीं होता? कराची यहाँ पे जब बारिश हुई, अभी बहुत अरसे पहले जब बारिश हुई, तो सबसे पहले तो अपने जो रोड है कराची के, शारा फैसल एक इतना बड़ा रोड है, इतना बिजी रोड है, वो रोड ऐसा बना है कि बारिश के टीपे की वजह से, बारिश के जो टीपे आते हैं उसकी वजह से रोड फट गए, गलियों के अंदर इतना सारा पानी जमा हो गया। वो क्यों हुआ? उसके जिम्मेदार कौन है? हुक्मरान को अगर कोई जाके बोलता है तो अभी तो हुक्मरान क्या कहते हैं, हमारी गलती तो भाई नहीं, इसमें तो गलती है पीटीआई की, जो अभी गवर्नमेंट इसकी चल रही है। क्यों? 10 साल से, बल्कि 10 साल से जायद का अर्सा हो गया सिंध के अंदर हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुई है, तो इसमें हम पीटीआई को क्यों दोष देते हैं? क्यों? इसमें गलती पीपल्स पार्टी की है। और पीपल्स पार्टी, यहाँ पे बारिश होती है, गलियों के अंदर इतना पानी हो जाता है कि इलेक्ट्रिक वाले टीवी में ऐड दे रहे हैं कि हम सबको इत्तला कर रहे हैं ये कि आप सब बिजली के पोल से दूर रहे। क्यों? सब बिजली से पोल से क्यों दूर रहे? आप ऐसे पोल क्यों बनाते हो जिससे लोग की जाने जाए? इसमें गलती किसकी है? अवाम की तो नहीं है। अवाम ने अगर आपको लिया है, अगर अवाम ने आपको वोट दिए है तो कुछ सोच के, कुछ समझ के दिए है। अब जब वोट लेने आते हो तो इतने वादे करते हो, तो अब वो ना वादे निभाते क्यों नहीं हो? सिंध के अंदर इतनी बारिश होती है, कराची में इतनी बारिश होती है, शहर कायद में इतनी बारिश होती है, लेकिन क्या हुआ? आप लोग ने ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया। गलियों के अंदर इतना पानी हो जाता है कि गलियों के अंदर खड्डे हो जाते हैं पानी की वजह से, गाड़ियां बंद हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोडे जाम हो रहे हैं, स्कूल की छुट्टी हो रही है बच्चों की, और इस छुट्टियों से तालीम पे बहुत असर पड़ता है। तो इस तालीम पे जो असर पड़ता है, इस चीज का जिम्मेदार कौन है? ये आप लोग खुद सोचे कि ये जो भी कुछ होता है, इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है? हम हैं या हुक्मरान है? हुक्मरान को हम कहेंगे उनको कोई मसला नहीं, उनके आगे पीछे गाड़ियां होती है, बाइकें होती है, उनको कुछ नहीं पता कि एक आम आदमी, एक आम शहरी कैसे जिंदगी गुजार रहा है। इस चीज के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक आम शहरी ही उनको बता सकता है। तो कराची सबका है, कराची का कोई नहीं है। तो इस चीज के जिम्मेदार कौन है? मेरा आपसे सवाल यह है कि इस चीज का जिम्मेदार कौन है? कराची तो सबका होता है पर कोई कराची का क्यों नहीं है? तो इन सब के पीछे किसका हाथ है? हुक्मरान जिनको हम इतने वोट देते हैं, जो आने से पहले हमसे इतने वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे,
हम आपका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करेंगे। लेकिन क्या किया उन लोगों ने, आपके लिए क्या किया उन लोगों ने? हाँ, वो जो भी चीजें इन लोग ने की, कुछ भी फायदा पीपल्स पार्टी के आने के बाद क्या होता है? टॉपिक से बहुत है मेरे पास, अभी सिर्फ एक ही है कि बस ये बारिश का चैप्टर मैंने खोला है कि बारिश होती है, इतना पानी आ जाता है, लोग मर जाते हैं। इतने लोग ऐसे हैं जो झोपड़ी में रहते हैं, इतने लोग ऐसे हैं जो झोपड़ी में भी नहीं रहते, रास्ते पे सोते हैं। तो उनका क्या? चलो वो तो खैर उनके मसले है, लेकिन जो रोड पे पानी भर जाते हैं, और बाज दफा जैसे पिछले दिनों तो बहुत बारिश हुई थी, बहुत तेज बारिश हुई थी, तो उन दिनों के अंदर जो रोडों पे जो पानी भर गया, जो एक एक दो दो दिन तक जो पानी गया नहीं, उस चीज की ड्रेनेज का जिम्मेदार कौन है? ये आप लोग को डिसाइड करना है, ये आप लोग को सोचना है। हुक्मरान को हम नहीं कह सकते, उनको हम कहेंगे, वो एक ही चीज कहेंगे, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने फलाना किया, हमने ढिमकाना किया, लेकिन हमने ये चीज बस हम करना भूल गए। बस हमने बस ये ड्रेनेज सिस्टम ही बनाना भूल गए। क्यों आप लोग ये भूल गए? कराची नीचे के हिस्से में, तो आप लोग ने ये सोच लिया कि भाई कराची तो नीचे के हिस्से में, यहाँ पे तो बारिश कभी नहीं होगी। तो आज बारिश हो गई, आज लोग मर गए, आज खड्डे हो गए। और रोड क्यों ऐसे बनाते हो कि जिसके अंदर थोड़ी सी बारिश है और खड्डे हो जाए? कई मुल्क, कई शहर पाकिस्तान के अंदर ऐसे जहां पे इतनी बारिशें आती है पर रोड को कुछ नहीं होता। तो शहर कायद के अंदर ही ऐसा क्यों है कि बारिश आती है तो रोड पे खड्डे हो जाते हैं? ये सब आप लोग को सोचना होगा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने मेरी एक जरा से, जो मेरा एक रिव्यू है, मेरा एक सोचने का तरीका है, मैं पीपल्स पार्टी से इख्तिलाफ इस मामले में नहीं रखता। उन लोग ने अच्छा काम किया होगा, मैं उससे मना नहीं करता, पर इस चीज से मैं इख्तिलाफ रखता हूँ, और आप सब मेरे साथ इख्तिलाफ इस चीज से रखते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मासूमाना राय हो या मासूमाना तबसरा, आज बात करेंगे हम कश्मीर की। अभी तक पांव से चमकती है जंजीरें गुलामी की, दिन आ जाता है आजादी का, आजादी नहीं आती। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कश्मीर क्या है, कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या इसमें पाकिस्तान को दखल करना चाहिए? इसमें सबसे पहले कोई सियासत नहीं है, क्योंकि ये किसी सियासत नहीं, इसमें सियासत का क्या खेल है? अब खुद सोचे। इसमें तो इंसानियत की बात आती है, इसमें मुसलमानों की बात आती है, इसमें ह्यूमैनिटी की बात आती है कि भाई सब चीज छोड़े, इंसान मर रहे हैं। अरे हमको तो खाना मिल रहा है बराबर से, हमको तो बाहर जाना बराबर से मिल रहा है। जिनको खाना नहीं मिल रहा, जो घर से बाहर नहीं जा पा रहे, उनसे जा करके पूछो। कश्मीर में पता है पहले लोग क्या सोच रहे थे, और अभी भी उनके सोच में तो यही चीज है। एक आज से ऐसी बस्ती हो जहां रोटी जहर से सस्ती हो। तो इसमें आप एक तर्क खुद सोचे कि इसमें क्या पीटीआई, इसमें क्या एमक्यूएम, इसमें क्या नून लीग, इसमें क्या पीपल्स पार्टी, इसमें कुछ ऐसा नहीं। इसमें तो सब के सब इंसान है, इसमें तो सब के सब मुसलमान है। हम ये नहीं कहते कि कश्मीर हमको मिले, हम ये नहीं कहते कि कश्मीर इंडिया को मिले, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि कश्मीर के साथ कश्मीर को वो ही, उनका रिजल्ट वही आए जो कश्मीरियों चाहते हैं, जो कश्मीर के लोग चाहते हैं। क्यों ये हो रहा है कश्मीर के अंदर? इसके जिम्मेदार कौन है? क्या इसके जिम्मेदार कौन है? ये आप सबको सोचना है। इसके लिए हम क्या करते हैं? 5 फरवरी आती है, एक दो किसी ने ट्वीट कर दी, बस किसी ने एक दो ऐसी वीडियो ऐसी भेज दी
कश्मीर को ऊपर किसी वजह से कोई वीडियो भेज दी, ये चीज नहीं है कश्मीर की। करना ही है तो कि दिल से करो, ऐसा करो कि लोग जिस पे अमल करें, लोग आपका साथ दे। हम सबको कश्मीर के खिलाफ आवाज उठानी है, उठानी होगी और उठाते रहेंगे, क्योंकि कश्मीर के लिए तो हमारे भाई है ना। और जैसे पाकिस्तान मां है, और हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर हमारा बच्चा है, तो इस पे एक और शेर, ममता क्या चीज है और प्यार कहते हैं किसे, कोई जरा उन बच्चों से जाकर के पूछ जिनकी मर जाती है मां। आप खुद सोचे कि जिनके लोग मर रहे हैं, जिनके घर में से रात को बच्चों को, भाइयों को उठा के ले जा रहे हैं, उनके घर में क्या बीतती होगी, वो लोग कैसे सब्र करते होंगे, वो लोग खाना कैसे खाते होंगे, ये कभी सोचा है आपने? हम नहीं सोचते भाई ये चीजें, क्यों हम नहीं सोचे भाई? हम तो खाली बस एक दो बातें करेंगे लोग के सामने, आप आज रेस्टोरेंट में गए, इसलिए हो रहा है, हाँ हो रहा है, हाँ हो रहा है, बस खत्म। उसके बाद खत्म, बात वहीं पे खत्म हो जाती। क्यों वहीं पे बात खत्म हो जाती है? कश्मीर न तेरा है, कश्मीर न मेरा है, कश्मीर है हमारा है, कश्मीर हम सबका है। इंशाअल्लाह ताला कश्मीर को जल्द ही जल्द आजादी मिलेगी। जाने क्यों दबाई जा रही है कश्मीर की आवाज, मैं पूछता हूं कहां उठाई जा रही है कश्मीर की आवाज। आगे बढ़ो साथ दो सरफरोशों का, जाओ वहां जहां लगाई जा रही है कश्मीर की आवाज। आखिर में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी करो वो दिल से करो, जो भी करो वो कश्मीर के लिए करो। हम सबकी आन है, हम सबकी शान है, कश्मीर हमारी जान है। खुदा हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आप लोगों का फिर से मैं इस्तकबाल करता हूँ नई वीडियो के अंदर। मासूमन राय हो या मासूमन तबसरा से ना। और आज का जो हमारा उन्वान है वो आप सबको टाइटल देखे तो पता चल ही गया होगा। तो वक्त किसी का नहीं है। और अभी हाल ही की बात करूँ तो रमज़ान गुजरा। अब रमज़ान के जो शुरू के 5 रोज़े जो गुजरते हैं ना हमारे 5, हमको लगता है कि यार रमज़ान आया, यार भूखा रहना पड़ेगा। सिर्फ 5 दिन ही निकले अभी तक, यार सिर्फ 5 दिन निकले। और उसके बाद जो उसका सिलसिला चलता है तो पता ही नहीं चलता कि रमज़ान इख्तिताम पे आ जाता है। और असल इख्तिताम का तो बिल्कुल पता नहीं चलता। जब 30वीं शब आती है तो उसके बाद तो बस कुछ गिनती के रोज़े बाकी होते हैं, सिर्फ गिनती के। और वो रोज़े तो इतनी तेज़ी से निकलते कि हमको पता ही नहीं चलता है कि भाई रमज़ान ख़त्म हो गया, रमज़ान ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। और फिर हम पढ़ते हैं कि अलविदा अलविदा माह रमज़ान। अब वक्त इतनी तेज़ी से निकलता है कि बस नहीं, वक्त बहुत तेज़ी से निकलता है। हमने बाज़ दफ़ा इंग्लिश में सुना है कि टाइम इज़ मनी। मेरा ज़ाती मानना ये कि ये गलत है। टाइम इज़ मनी कैसे हो सकता है? क्योंकि पैसे अगर मैंने खर्च किए, एग्जाम्पल है मैंने 50 रुपये खर्च किए, तो 50 रुपये मेरे पास आ सकते हैं फिर से, वो मैं फिर से कमा सकता हूँ। लेकिन वो गुजरा हुआ वक्त फिर से नहीं आ सकता, वो गुजरा हुआ लम्हा फिर से नहीं आ सकता। तो वक्त की ये अहमियत है। और इसमें हम PI की बात करते हैं तो जो PI तैयारी का जो हादसा हुआ उसमें जो लोग शहीद हुए और जो लोग उसमें शरीक थे उन सब के लिए बस हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उन सबको मग़फ़िरत अता करे। उनके लिए दुआ कर सकते हैं हम। अब आप देखिए कि जो लोग उसके अंदर सवार थे, इनफैक्ट उनके बाद उनका नसीब देखे कि प्लेन जो है वो ज़मीन पे लगा है, तैयारा ज़मीन पे लगा है और फिर से हो रहा है क्योंकि वो प्लेन कैप्टन से ज़रा आगे उसने उतार दिया तो उसको फिर से आगे उसने लैंड किया और फिर से हो रहा है। और वो जो राउंड लेने गया और
इंजन फेल हो गए। और सोच है बाज़ दफ़ा तो इतने लोगों ने तो ये भी सोच लिया होगा कि हम लोग हमारे घर वालों से मिल लिए, मैंने अपने अब्बा से मिल लिया, मैंने अपने भाई से मिल लिया, मैंने अपनी बहन से मिल लिया, मैंने अपनी माँ से मिल लिया, मैं घर पे गया इफ्तारी कर रहा हूँ, इफ्तारी की तैयारियाँ कर रहा हूँ। क्योंकि सोच है ना, इसमें आप कुछ भी सोच सकते हो। लेकिन उनको क्या पता था कि मौत का साया उन सब के सर पे मंडरा रहा है। एक उर्दू में एक कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है कि मुंह तक आया पर गले तक ना गया। और बस अब वक्त देखो कि वक्त की ये अहमियत है कि कुछ लम्हात पहले अगर प्लेन लैंड हो चुका होता तो वो सब अपने घर में होते हैं, लेकिन बस कुछ वक्त का ही कुछ तकाजा नहीं रहा और वो लोग हवा में ही अल्लाह को रुखसत कर गए। अभी तक पाकिस्तान में जितने प्लेन क्रैश हुए उसमें अप्रॉक्सीमेटली कुछ 800 लोग की जानें फौत हो चुकी है, 800 लोग शहीद हो चुके हैं, सही है ना। अब 800 लोग तो खैर फौत हो गए, लेकिन ये वाकई PIA, एयर ब्लू, शाइन इनके साथ क्यों होता है? सिर्फ इनके साथ क्यों होता है? इसके अलावा भी तो इतनी सारी एयरवेज दुनिया में चल रही है ना। रयान एयरवेज, एमिरेट्स एयरवेज, कतर एयरवेज, इत्तेहाद एयरवेज, फ्लाई दुबई। इनफैक्ट ये जो हम कहते हैं ना एमिरेट्स एक हफ्ते में 3600 एयरक्राफ्ट उनके तैयारी उनके इस्तेमाल में होते हैं। अपने पास तो शायद इतने है भी नहीं, PIA के पास इतने है भी नहीं, और आई थिंक इतने है ही नहीं अपने पास। 3600 एयरक्राफ्ट, 3600 एयरक्राफ्ट उनके एक हफ्ते में इस्तेमाल होते एमिरेट्स वालों के। लेकिन उनके साथ कुछ भी नहीं होता है। इससे पहले जो वाक़या होता है उसमें शहीद जुनैद जमशेद साहब थे, वो चले गए। और खाली वो नहीं, उसके अलावा भी इतने लोग थे, उनके भी प्यारे थे, वो भी चले गए। इन सब का जिम्मेदार कौन है? इन सब के ऊपर इकरारुल हसन साहब का एक बहुत ही अच्छा एक तबसरा आया और उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, मैं तो इत्तेफाक रखता हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो तैयारा हादसा हुआ इसमें जो टॉप लेवल में इसमें जो भागीदार थे ना, टॉप लेवल के भागीदार, उन सबको मार देना चाहिए, लटका देना चाहिए, खुले मैदान में फांसी दे देनी चाहिए। क्योंकि अगर एक दफा इन लोग को मार देंगे ना तो ये लोग दूसरे लोगों के लिए मिसाल बनेंगे कि अगली बार कोई ऐसा सोचेगा नहीं कि ऐसा करना है हमको, कोई ऐसा नहीं सोचेगा। और दूसरी चीज ये भी है कि इनको पाकिस्तान के पीछे की मेहनत ही नहीं पता। क्योंकि इनको तो ये लगता है कि भाई हम सुबह उठे, अंग्रेजों ने हमारे थाली में हमको दे लिया, भाई ये पाकिस्तान से ले लो। लेकिन ये असल बात नहीं है। इस पे एक बड़ा एक अच्छा शेर है कि इस जमी की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज है कौम की उम्मीदों का। और इस पे मैंने एक कुछ लाइनें भी लिखी है, और वो लाइनें यूँ कि हुसूल पाकिस्तान में लाखों मुसलमानों ने और लाखों नौजवानों ने जाम शहादत नोश की, और उन घर वालों के सामने उनके घर वाले और उनके घर नजर आतिश कर दिए गए। खून की नदियां बही, खून की नदियां बह गई, सही है ना, खून की नदियां बह गई। और फिर जाके खून की नदियां बह गई, सोचो कि कितना खून, कितनी खूनरेजी हुई होगी। तब जाके हमारे हाथ में हमारा मुल्क, अजीम शान मुल्क, हमारा वतन पाकिस्तान मिला है। और इस एयरक्राफ्ट की जो इसमें जो मसले थे वो ऑन रिकॉर्ड भी है कि भाई इसमें इंजन का मसला पहले भी था। लेकिन भाई वो है ना, पाकिस्तानी है ना भाई, पाकिस्तानी है, कोई मसला नहीं है, पाकिस्तानी है भाई, हो जाएगा काम, टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। भाई अल्लाह तो बेहतर करेगा, लेकिन इदारे भी तो कोई चीज़ है ना। इदारे का क्या काम है? इदारे का क्या है? इदारा फिर क्या करेगा? अगर अल्लाह, बेशक मौत का फैसला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह करता है, लेकिन इदारे भी तो कोई चीज़ है ना। और इदारे के हाथ के अंदर ही ये सब चीज़ों को सहल करना। और इकरार हसन साहब ने बिल्कुल सही चीज़ कही कि ऐसे लोग को खुले मैदान में फांसी दी देनी चाहिए कि लोग दूसरे लोगों के लिए मिसाल बने कि अगली बार अगर ऐसी कोई चीज़ को सोचे भी ना, वो 1000 दफ़ा सोचेगा। और इसके अंदर एक सर्वे मास्टर भी होता है, बाज़ बस इनफैक्ट सर्वे होती है हर एक प्लेन की उड़ने से पहले। उसने कहा कि भाई हाँ, उसने अपने शायद सुपीरियर को बोला भी होकर, सुपीरियर ने क्या कहा, जाने दो भाई, पाकिस्तान है ना भाई, हो जाएगा, अल्लाह मालिक है। अब गवर्नमेंट जो है
इन फैमिलीज को पर पर्सन आई थिंक 5 लाख या 10 लाख रुपए दे रही है, सही ना। गवर्नमेंट बेशक पैसे तो दे देगी, लेकिन वो इंसान ला के तो नहीं देगी ना। वो वक्त जो वो अपने प्यारों के साथ गुजारने वाले थे, वो वक्त तो नहीं दे सकती ना, वो खुशियां तो नहीं दे सकती ना। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? हम सब क्या कर सकते हैं? हम सब सिर्फ और सिर्फ इस पे दुआ कर सकते हैं इन सब के लिए, और इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं उन सब वाक़े के लिए हम सिर्फ और सिर्फ दुआ कर सकते हैं। और मेरी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से भी कि इस वाक़े पे नज़र षानी की जाए और एक तगड़ा फैसला सुनाया जाए जिसके अंदर गुनहगार को मार दिया जाए, लटका दिया जाए और खुले मैदान में फांसी दी जाए कि दूसरे के लिए ये लोग मिसालें बने। अभी इसमें एक और चीज़ है, कोरोना वायरस, जिसने अभी पूरी दुनिया पे ये छा गया है, पूरा फैल गया है, दुनिया में ये वबा फैल गई है। अब सोचो जब ये कोरोना कराची में आया, उसके एक दिन पहले अगर शायद कोई ये बोले कि यार तुम्हें पता है ऐसा भी हो सकता है कि पूरी दुनिया लॉकडाउन हो जाए, पूरी दुनिया बंद हो जाए, कारोबार ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पर तो लोग उसको बोले भाई तेरा दिमाग सही है, उसको गाली आ जाए, तू ये है तू वो है, सही है ना। वक्त की बात होती है ना, खाली वक्त की बात होती है। ऐसा वक्त आ गया कि दुनिया बंद हो गई, लॉकडाउन आ गया, सब कारोबार खत्म हो गए, ऐसा वक्त भी आ गया। तो वक्त की बात होती है सारी, ऐसा वक्त भी आ गया। और देखो वक्त में इसमें यह भी आता है कि जिन लोग के प्यारे चले गए इस वबा की वजह से, वक्त में उन लोग ने एहतियात नहीं की, कहा कि जाने देते हैं, वक्त पे एहतियात नहीं की, तो आज उन सब की जानें चली गई। और जिन लोगों ने वक्त पे इसकी एहतियात की वो अभी तक सलामत है। बेशक मौत का जो तरीका है, मौत तो बेशक सबको आनी है, और वो अल्लाह ही करता है वो चीज़, सही ना। लेकिन हमारे हाथ में भी तो है ना, तरीके है ना, हमारे हाथ में तरीके उससे बचने की, वो तो हम कर सकते हैं ना, लेकिन हम वो भी नहीं कर रहे। और जिनके चले गए अब वो बराबर एहतियात कर रहे हैं। और अभी बहुत से लोग तो ये भी इनफैक्ट कहते हैं कि भाई ये है भी कि नहीं है, भाई आप कुछ भी नहीं तो यही समझ लो कि भाई दिस इज अ रियलिटी, ये है, असली में है। लोग इसको समझ रहे कि ये अमरीकी साजिश है, भाई अमरीकी साजिश समझ लो इसको, अमरीकी साजिश समझ लो ना इसको, लेकिन ये है तो सही। आप ये समझो यहूदी साजिश है तो यहूदी की साजिश समझ लो, लेकिन है ये, इससे लोग मर रहे हैं। अगर हाथ मिलाने से लोग मर रहे तो आप हाथ नहीं मिलाओ, क्या हो जाएगा? आप नहीं मिलाओ हाथ, कम से कम अपने लिए नहीं तो कम से कम दूसरे के लिए तो सोचो। और बस आखिरी में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब अहमद मुश्तबा और रहमत मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सबको कोरोना नाम की बीमारी से, इस वबा से रहम अता फरमाए। और आप सबका, जिन सब ने ये वीडियो देखी, उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ और दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबसे जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी करें। वैसे तो मैं बहुत कम टाइम के अंदर वीडियो पोस्ट करता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द करता रहूँ। तो एक बेल आइकन होगा, बेल आइकन, उसको दबा दें। इंशाअल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी आप अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मासूमाना राय हो के मासूमाना तबसरा आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ एक और नई वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। टॉपिक तो आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा देख के। तो हैप्पी फादर्स डे। तो सबसे पहले कि उन सब वालिद को जो दादा, नाना, मामा, खालू, फुप्पा, चाचा, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उन सबको एक शिकवा होता है कि हमको, बाज़ दफ़ा किसी को औलाद नहीं होती है तो उन लोगों को इस पे बहुत शिकवा होता है कि हमारे पास तो औलाद नहीं है, तो ये दिन जो है हमारे साथ कौन सेलिब्रेट करेगा, हमको कौन बोलेगा हैप्पी फादर्स डे। तो उन सबको मेरी तरफ से
एक ये छोटा सा हैप्पी फादर्स डे। तो अपने यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता कि हम लोग इतना फादर्स डे को मनाएं, क्योंकि अपने यहाँ तो रोज़ ही फादर्स डे होता है और रोज़ ही मदर्स डे होता है। क्योंकि अपने यहाँ क्या है कि ये असल वेस्टर्न कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जब पेरेंट्स की एज बड़ी हो जाती है, माँ बाप की, तो उनको ऑर्फनेज छोड़ के वो लोग आ जाते हैं बच्चे। और बस ये एक दो दिन जो होते हैं, जो फादर्स डे और मदर्स डे होते हैं, तब वो लोग जाते हैं और उनके साथ एक दिन स्पेंड कर लिया तो बस कर लिया, वो बहुत बड़ी बात होगी। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब दिन तो मुकर्रर हो गया तो इस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, और हम लोग तो वैसे भी रोज़ ही मनाते हैं। तो बस जो दिन है तो उसकी दिन में तो गनीमत लेनी ही चाहिए, मेरा ज़ाती मानना भी है। वैसे तो रोज़ ही, मतलब कि वैसे तो रोज़ ही करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप तो रोज़ ही होते हैं ना हमारे, मतलब कि माँ बाप की गनीमत तो हमें रोज़ ही लेनी चाहिए। आखिरी सांस तक उन सबकी उनकी गनीमत लेनी चाहिए, क्योंकि उनके बड़े एहसान हैं हम पे, बड़े एहसान हैं माँ बाप के। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगा, और मतलब दिन के बारे में तो सबको ही पता है, और माँ बाप की मेरी क्या औकात कि मैं आपको माँ बाप की अहमियत बता सकूँ। सबको पता है अपने माँ बाप की अहमियत, लेकिन तो भी वैसे तो हमको ये दिन रोज़ साल के 365 दिन मनाने चाहिए, 365 दिन ही मनाने चाहिए। लेकिन एक आज का दिन जैसे मुकर्रर होता है ना, वो है, तो आज तो हमको मनाना ही चाहिए। और बस अब इख्तितामी करूँगा मैं, और इख्तिताम कुछ शेर से करूँगा मैं। अज़ीज़ तर मुझे रखता था वो रगे जाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। वो माँ के कहने पर कुछ रोब मुझ पे रखता था, वो माँ के कहने पर कुछ रोब मुझ पे रखता था। यही वजह थी मुझे चूमते झिझकता था, और आज ना मेरे हर कुर्ब से रहा हर एक दम, जो खुलकर रो नहीं पाया मगर सिसकता था। जुड़ी थी उसकी हर एका फ़कत मेरी हाँ से, जुड़ी थी उसकी हर एका सिर्फ मेरी हाँ से। ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। हर एक दर्द चुपचाप खुद ये सहता था, हर एक दर्द चुपचाप ये खुद सहता था। तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता था, वो लौटता था कहीं रात देर को, दिन भर वजूद उसका पसीने में ढलता था। गिले थे फिर भी मुझे ऐसे चाक दामा से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। और आखिर में बस शायर ने इतना अच्छा विजुलाइज करके बयां किया है, और वो कहते हैं कि पुराना सूट वो पहनता था, कम वो खाता था, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता था। वो मुझको सोए हुए देखता था जी भर के, वो मुझे सोए हुए देखता था जी भर के। न जाने सोच के क्या फिर वो मुस्कुराता था, न जाने सोच के क्या फिर वो मुस्कुराता था। मेरे बगैर थे सब ख्वाब, मेरे बगैर थे सब ख्वाब उसके वीरां से। ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। अल्लाह ताला अपने हबीब रहमत मुश्तबा और अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, जिनके वालिद और वालिदैन हैं, उनको सेहत व आफ़ियत में लंबी उम्र अता फ़रमा, और जिनके नहीं है, कुछ भी सबब से नहीं है, उनको जन्नत में बुलंद दर्जात अता फ़रमा। और बस यही मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने वालिदीन को
कभी भूलना नहीं। और ये एक दिन है खाली, हमको तो साल के 365 दिन ये मनाना ही है। अल्लाह ताला सब के तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा अता फ़रमाए। और उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सब के सब अपने वालिद के साथ, अपने वालिदैन के साथ ये वीडियो शेयर करें और शेयर ज़रूर करना ये वीडियो, और ये वीडियो लाइक कर देना। शेयर तो करनी है आपने सबको, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन टॉप पे होगा चैनल के, वो दबाना कि अब मैं ज़रा थोड़े टाइम में डालूँ, लेकिन डाल रहा हूँ मैं, ज़्यादा गैप नहीं ले रहा। तो उम्मीद है आप सबको अच्छी लगेगी। आप सबसे मुलाकात होगी अब इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जल्दी नहीं, कोई टेंशन नहीं लो आप लोग, इतना जल्दी नहीं जाऊंगा मैं। बस इतना एक मुझे आखिरी में कहना था कि वो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जो मेरा अकाउंट है दोनों के, उन दोनों की यूज़र नेम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ जाके देख लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना और स्नैपचैट पे अपनी रिक्वेस्ट भेज देना मुझे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मासूमाना राय हो के मासूमाना तबसरा, आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ नई वीडियो के अंदर। तो उन्वान जो हम जिस पे बात करने वो तो आपको टाइटल में खैर पता चली गया होगा, तो उस पर तो कोई मैं बात ज़्यादा करूँगा नहीं। लेकिन आप सबको पता है कि कराची के अंदर कुछ इलाके के अंदर अभी लॉकडाउन लगाया गया है, स्मार्ट लॉकडाउन, सही ना। मैं पॉलिटिकल रेफरेंस पे बिल्कुल नहीं जाऊँगा, सही है ना। तो ये लॉकडाउन जो लगाया है क्या सही लगाया है ये आप नहीं पता है, सही ना। कुछ इलाकों में लगाया गया है, उसमें से मेरे इलाके के यहाँ पे भी एक जगह है, वहाँ पे भी लगाया गया है। तो मैं आपको फुटेज तो दिखाऊंगा, उसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि इलाकों में क्या हाल है जहाँ पे लॉकडाउन लगे। और मेरे यहाँ पे भी लगा हुआ है, लेकिन मेरे यहाँ के जो चेयरमैन साहब है वो ज़ाती तौर पे इतने एक्टिव है काम में कि वो खुद अपने पर्सनल टाइम निकाल के ये सब काम के अंदर खुद जाके खड़े होते और देखते कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो खुद ये करते। और मैंने खुद ने देखा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और थोड़ी सख्ती करते हैं तो जाके वो भाई वहाँ पे जाके कुछ रिज़ल्ट आता है। मेरे एरिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे जो इलाके जमशेदपुर वगैरह वहाँ पे क्या हाल है आप एक वीडियो में देखिए, एक फुटेज आपको दिखाता हूँ, आप उसमें देखिए। नाजरीन, ये है जमशेदपुर का इलाका जो बंद है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। और कल के शो में वसीम बदामी साहब ने उनके 11 तारीख के शो में 22 तारीख के जो उनको मंडे का रात का शो था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि कराची में तो लॉकडाउन को तफरी लिया गया है। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि कराची में तो तंबू कहते उसको गिरा के उस पे से बाइक चला के लोग जा रहे, इस साइड से जा रहे। तो ये आपके सामने के बिल्कुल माहौल है कि ये तंबू गिराए हुए हैं और इसके ऊपर से लोग जा रहे हैं। ये हाल चल रहा है अभी कराची की एक गली, जो गलियाँ हैं जमशेद रोड के ऊपर जो लॉकडाउन लगा, ये उसकी वहाँ की फुटेज मैंने खुद ने बनाई और आज की है ये, आज की, सही है ना। तो ये हाल चल रहे हैं और मेरे यहाँ के चेयरमैन का नाम है जुनैद मकाती। मैं उनके पॉलिटिकल रेफरेंस पे बिल्कुल नहीं जा रहा, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ आपको जो मैंने खुद ने देखी है। और एक और चीज़ कि स्मार्ट लॉकडाउन, ये मैं किसी को इस पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि भाई इसने या इसने पॉलिटिकल रेफरेंस की बात ही नहीं कर रहा है, इस पर बिल्कुल भी पॉलिटिकल रेफरेंस की बात नहीं कर रहा। लेकिन मेरा ज़ाती मानना, मेरा ज़ाती राय समझ लो या मेरा तबसरा समझ लो आप, ये है कि ये गलत चीज़ है। मतलब आप देखो कि ये हाल है। कल रात जो 22 जून थी, रात को 11 तारीख के अंदर वसीम बदामी साहब जो उसके होस्ट हैं, वो कहते हैं कि भाई ये कैसा लॉकडाउन चल रहा है कराची के अंदर भाई। तो ये आप देखिए ऐसा कैसा लॉकडाउन है कि कराची में तो तंबू लगे होते हैं, सही ना। तो 3 गलियाँ बंद है तो लोग चौथी गली से घुमा के आ जाते हैं। या अगर तंबू होते तो बाज़ दफ़ा वो लोग वो भी नहीं करना होता तो क्या करते हैं कि तंबू को नीचे गिराया या तंबू को साइड कर दिया और वहाँ से अंदर चले गए। वो लोग ये भी करते हैं, सही है। तो ये हाल चल रहा है अभी की, आप देख सकते हो कि ये हाल चल रहा है अभी की लॉकडाउन की, जो स्मार्ट लॉकडाउन लगा। मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, मैं फिर से कह रहा हूँ। और
मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन ये हाल चल रहा है। और मैं किसी पॉलिटिकल रेफरेंस का हवाला भी नहीं दे रहा, सच्ची बात कह रहा हूँ, क्योंकि हुकूमत है, उन्होंने कुछ फ़ैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, लेकिन ये चीज़ गलत है। और इस पर एक शेर अर्ज़ है कि जुल्म बच्चे जन रहा है कूचे बाज़ार में, जुल्म बच्चे जन रहा है कूचे बाज़ार में, तो अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। तो ये हाल चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस अवेयरनेस के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इस पे गवर्नमेंट या हुकूमत इस पे कुछ सख्त इंतज़ामिया करे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन भी दबा दें, और इस वीडियो को लाइक भी करें। तो आप सबसे मुलाकात होती है अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। और इंस्टाग्राम और स्नैपचैट की आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप प्लीज़ जाके वो देखना। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? मासूमन राय हो के मासूमन तबसरा, आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ एक और नई वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और टॉपिक तो आपको पता चल गया होगा देख के। तो ये जो कोरोना नाम की जो वबा बीमारी चल रही है ना, तो मैंने अभी बहुत जगह में निकला देखा मैंने, तो लोग वही हाथ मिला रहे हैं, लोग मास्क के बगैर, दस्ताने के बगैर, सैनिटाइज़र तो रहने ही दो, बस तकरीबन ज़्यादातर मैंने बस्तियों में देखा है। मैंने यहाँ पे शेरपाओ बस्ती, वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लगता ही नहीं है कि कोई वबा चल रही है, कि ऐसा कुछ हो रहा है। अगर उन लोग में से किसी को गुजर भी रहा है ना, किसी की मौत भी हो रही है, और तो वो लोग, और मौत कोरोना से हो रही है, तो वो लोग मान नहीं रहे कि वो मौत कोरोना से हुई है। वो कहते हैं हाँ बस हो गया था टाइम पूरा, तो बस ये चले गए। लेकिन बात ये नहीं है। असल में बहुत लोग ये भी समझ रहे हैं कि ये अमरीकी यहूदी सहूनी साजिश है, तो ये गलत है। मैं आपको ये तो नहीं समझा सकता कि ये सही है, कि मतलब ये आप लोग जो सोच रहे हैं ये गलत है, सही ना? तो आपको लगता है यहूदी सहूनी अमरीकी साजिश हो, आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पे लोगों को मार के पैसे बना रही है, या आपको ये लगता है कि लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला बिल्कुल बेहतरीन फ़ैसला है, या आपको ये लगता है कि ये लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला बिल्कुल बकवास है, तो भी हाथ मिलाने से लोग तो मर रहे हैं ना, तो आप हाथ नहीं मिलाओ। ये देखो हाथ जोड़ के मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह का वास्ता देता हूँ, हाथ नहीं मिलाओ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग कर रहा है, न मास्क न ग्लव्स, कुछ भी नहीं, इसका इस्तेमाल ही बराबर नहीं हो रहा। और बाज़ लोग मास्क रखते तो यहाँ पर रखते हैं, और एक मेरे दोस्त ने स्नैप बनाई, पुलिस वाले ने ही मास्क यहाँ पे रखा था, यहाँ पे उसका मास्क आ रहा था। तो यार ये कोई चीज़ तो ही, अगर मुझे वो वाली वीडियो मिलती है पुलिस वाली, कि मैं आखिरी में या बीच में लगाऊंगा अभी, अगर वो मुझे मिलती है तो। लेकिन जो भी है ये गलत है। और जिसके घर में लोग जा रहे हैं ना, जिसके घर में जनाजे उठ रहे हैं, उनसे जा कर के पूछो, उनके दिल से पूछो कि क्या ये वबा है कि नहीं है। उनसे जा कर पूछो कि उनके दिल में क्या, उनका दिल का क्या हाल है अभी। उनके लिए तो दिन रात एक हो गई है। और एक टीवी आर्टिस्ट, बहुत बड़े आर्टिस्ट जानू जर्मन, आफ्ताब आलम, उनके घर के अंदर 2 दिनों के अंदर 2 जनाजे निकले। सबसे पहला जनाजा उनके दामाद अब्दुल्ला चोटानी, उनका निकला। तो मौत तो बेशक है, सबको आनी है, लेकिन इंसान के हाथ में कोशिश करना है, एहतियाती तदाबीर करना है। तो वो अगर आप नहीं करोगे तो फिर ये वबा और फैलेगी, 1 से 10 में फैलेगी ये वबा। तो आप सोचो, एक इंसान 10 लोग को ये वबा पहुंचा रहा है,
तो गुजारिश करता हूँ कि आप जितनी जगह जाओ कोशिश करो कि घर से कम ही निकलो, लेकिन अगर निकलते हो तो मास्क तो कम से कम पहनो और ग्लव्स पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। और आफ्ताब आलम जो जानू जर्मन है, जिनको जानू जर्मन के नाम से लोग जानते हैं, उनके घर के अंदर 2 दिन में 2 अमवात हुई। पहले अब्दुल्ला भाई उनके दामाद और उनका स्वयं था, और खबर आई कि हैदराबाद में उनकी बड़ी बहन का इंतकाल हो गया है। तो वो एक बड़ी हस्ती है आफ्ताब आलम, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। वैसे तो बहुत लोग, बड़ी लिस्ट है जिनके घर में 2 जनाजे, 3 जनाजे, 4 5 जनाजे भी लोगों के घर से निकल रहे। और जिनके घर से निकल रहे ना, उनके दिल से पूछो कि क्या हाल है उनके घर के अंदर, उनसे पूछो। पैसे होते हुए भी इंसान मिस्कीन बन चुका है, बिल्कुल ना खाने का मन होता है इंसान को, ना सोने का मन होता है। तो कि क्या हो गया है, बस इंसान को जीने की एक वजह होती है ना, वो कम हो जाती है। तो इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दी है आफ्ताब आलम साहब की। ऐसे तो बहुत लोग हैं, मुफ्ती नईम साहब, अल्लामा तालिब जौहरी साहब, ये भी गुजरे, लेकिन आफ्ताब आलम की एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि उनके घर के अंदर अमवात हुई है और उनको मैं ज़ाती जानता हूँ, मेरे बाबा जैसे है वो, उनको मैं ज़ाती जानता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। उनके बेटे काशान आलम, जो पाकिस्तान के अंदर मेरे हिसाब से ना बेस्ट होस्ट है, बेस्ट होस्ट। मैंने खुद ने ज़ाती उनसे सीखा है काम। उनसे जा कर के पूछो खाली कि उनके दिल के अंदर क्या हाल है। तो बस ये हाथ जोड़ता हूँ आपसे मैं कि अल्लाह का वास्ता देता हूँ, हाथ नहीं मिला है, जो भी आपको जो समझना है समझो, क्योंकि मैं तो आके ये नहीं समझ सकता कि भाई आप जो समझ रहे हो वो गलत है, लेकिन हाथ मिलाने से लोग तो मर रहे हैं ना, तो आप हाथ ना मिलाए, हाथ ना मिलाए। इसलिए हाथ जोड़ के आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि एहतियात करें और दूसरों को एहतियात कराएं। शुक्रिया। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वो वीडियो को शेयर करें कि एहतियात सबके अंदर फैले। वीडियो को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, बेल आइकन दबा दें। तो आप सबसे मुलाकात होती है अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। और एक मिनट, एक और छोटी सी चीज़ के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टा और स्नैपचैट दोनों का मैंने मेरा यूज़र नेम दिया हुआ है, तो वो चेकआउट करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मासूमाना लाइव के मासूमाना तबसर हो, आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ एक और नई वीडियो के अंदर। और आज का दिन जो है वो वैसे बहुत ख़ास दिन है, क्योंकि आज हमारी आन, हमारी मान, हमारी शान, हमारी पहचान, हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से यौम आज़ादी बहुत 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 मुबारक हो, और जश्न आज़ादी भी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और बस शुरू में कुछ कलमात पढ़ूँगा मैं। कलमात यूँ हैं कि ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहा, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, फूल एक लड़ी में पिरोए तो सहरा बनता है, चेहरा बनता है। घर अपना तो सबको जी जान से प्यार लगता है, प्यारा लगता है। हमको भी अपने हर अरमा से तारा लगता है, प्यारा लगता है। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। एक बार आप सबको फिर से मेरी तरफ से जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद, और साथ में ये दुआ भी कि आज़ादी की जो नेमत है, जो वाकई कश्मीरी भाई बहनों से पूछे या दुनिया भर में उन लोगों से पूछे कि जो इससे महरूम है, तो ये दुआ भी कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ता क़यामत हमें इस नेमत से लुत्फ़ अंदोज़ होने की
तौफीक और सआदत अता फरमाए इंशाअल्लाह। अब आज की वीडियो के अंदर कुछ नुकात हैं, वो नुकात मैं अब आपके सामने पेश करता हूँ। तो सबसे पहला नुकात जो आज का है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि सुबह हुई है और अंग्रेज़ों ने हमारे थाली के अंदर हमको दी भाई ये पाकिस्तान आपके करीब रखता हूँ, नहीं। पाकिस्तान बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से मिला है। कई लाखों मुसलमानों ने जाम शहादत नोश की और उनके घर वालों को नज़रे आतिश कर दिया गया। खून की नदियाँ बही है, तब जाके हमें हमारा मुल्क, हमारा वतन पाकिस्तान मिला है। ये सियासतदान जो आजकल के, उनको यही नहीं पता है कि इसके पीछे की मेहनत क्या है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और जो अच्छे हैं, बहुत अच्छे भी है, उनको मौका नहीं मिलता है। और मैं किसी का नाम नहीं लूँ क्योंकि यहाँ पे मैं कोई सियासत बात करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन ये एक फैक्ट है मेरे हिसाब से, और ये मेरी एक राय है, मेरे एक मानना है ये, और ये मेरा एक तबसरा है। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि भाई ये फ़लान जो भी है XYZ। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको नहीं पता तो फिर कोई मसला नहीं, कभी जब सियासी बात करेंगे तो उसमें ज़रूर आपको बताऊँगा मैं। लेकिन पाकिस्तान हमें बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से मिला है, और मैं ये बोल रहा हूँ इसलिए अगर किसी एक बंदे को भी फ़र्क पड़ता हो ना, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि किसी एक को तो इससे फ़र्क पड़ रहा है। बस अब आखिरी में कुछ और अशार और फिर इंशाअल्लाह इख्तिताम की तरफ। तो हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथ में थी शाही। ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही। इस्लाम के झंडे लिए आया सरे मैदान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। और देखा जो इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, उस ख्वाब को एक रोज़ हकीकत है बनाना। ये सोचा जो तूने तो हंसा तुझ पे ज़माना, हर हाल से चाहा तुझे दुश्मन ने हराना। मारा वो तूने दाव कि दुश्मन भी गए मान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। और लड़ने को दुश्मन से तूने अजब ढंग निकाला, ना तोप ना बंदूक ना तलवार ना भाला। सच्चाई के अनमोल असूलों को संभाला, पिन्हा तेरे पैगाम में जादू था निराला। ईमान वाले चल पड़े सुन के तेरा फरमान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। पंजाब से बंगाल से जवान चल पड़े, सिंधी बलोची सरहदी पठान चल पड़े। घर बार छोड़ बेसरो सामान चल पड़े, साथ अपने महाजे लिए कुरान चल पड़े। और कायद मिल्लत भी चले होने को कुर्बान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। नक्शा बदल के रख दिया इस मुल्क का तूने, साया था मोहम्मद का अली का तेरे सर पे। दुनिया से कहा तूने कोई हमसे ना उलझे, लिखा है इस ज़मीं को शहीदों ने अपने लहू से। आज़ाद है आज़ाद रहेंगे ये मुसलमान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। है आज तक हमें वो क़यामत की घड़ी याद, मैयत पे तेरी चीखे हमने की फरियाद। बोली ये तेरी रूह न समझो इसे बेदाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। गर वक्त परे मुल्क पे हो जाए कुर्बान, गर वक्त परे मुल्क पे हो जाए कुर्बान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। बस आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब रहमत मुश्तबा और अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस मुल्क को कामयाबी अता फ़रमाए।
और बस इस मुल्क के हुक्मरानों को थोड़ी सी अक़ल अता फ़रमाए, बस ये मैं कह सकता हूँ। और आप सबको मेरी तरफ से एक बार फिर यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद और जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और नहीं अच्छी लगी उसमें भी कोई मसला नहीं, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर करें और बेल आइकन दबा दें। आप सबसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।